नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी में हम लोग विशेषण, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे जो व्याकरण है हिंदी के, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये आर ओ, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, यूपीपीसीएस, जहाँ जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया। तो दोस्तों, आप हल करिए, देखिए, अपना आकलन भी करिए, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके भी बताइए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? अर्थात ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें पर्यायवाची दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्द। अब आपको ये देखना है कि किस वाले विकल्प में सारे के सारे जो हैं वो पर्याय नहीं हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। तो पहला आप देख रहे हैं, अचल, नग, गिरि, भूधर। बी है अबर, सुर, कैवल्य, देव। सी है सरिता, तटनी, तरंगड़ी, सलिला। डी है कृपाण, असी, करबाल, चंद्रहास। तो जैसा कि अचल, नग, गिरि, भूधर ये सभी के सभी पर्वत के हैं। आभर, सुर, कैवल्य, देव, तो यहाँ पर सुर, कैवल्य, देव ये तो एक हैं, लेकिन आभर जो है वो अलग से दिख रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बी नंबर विकल्प इसका गलत है। यहाँ पर आभर जो है वो देव का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है रात्रि, बी है रजनी, सी है तम, डी है निशा। तो निशीथ जो है वो रात्रि का पर्यायवाची होता है, रजनी भी रात्रि का पर्यायवाची होता है, निशा भी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची होता है, इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों? यहाँ पर तम जो है वो निशीथ का पर्यायवाची नहीं होगा, बल्कि ये अंधकार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है स्वर, बी संधि, सी है व्यंजन और डी है समास। तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो व्यंजन कहलाते हैं। ओके, वो व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम है। सबसे साधारण नियम क्या है? ऑप्शन ए है पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, बी है पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, सी है पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म और फिर उसके बाद क्रिया आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य मानक है। मानक का मतलब शुद्ध और होना चाहिए, एकदम सही उसका सेंटेंस होना चाहिए, है ना, ये देखना है हमको। तो मैंने नहीं की, ऑप्शन बी है मैंने नहीं करा, सी है मैंने नहीं करी, डी है मैंने नहीं किया। तो इसमें जो मानक वाक्य है वो क्या होगा? जैसा कि आप जान भी रहे होंगे, मैंने नहीं किया, और बाकी तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर, बी है ह्रस्व स्वर, सी है प्लुत स्वर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत शी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए आर्थिक, बी अपमानित, सी आदरणीय, डी अपेक्षा। तो यहां पर देखिए, आर्थिक जो है अर्थ से बना है, ये विशेषण है। अपमान से अपमानित बना है, आदर से आदरणीय बना है, तो ये सारे विशेषण हैं। बल्कि डी नंबर ऑप्शन आप देख रहे होंगे अपेक्षा, ये एक मूल शब्द है, अर्थात ये संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा? ऑप्शन ए ममता, बी सुंदरता, सी बालपन, डी लड़कपन। तो संज्ञा शब्द कौन सा है ये बताना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि विशेषण से बना संज्ञा शब्द बताना है, विशेषण से बना संज्ञा शब्द।
ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें लड़का, तो लड़का संज्ञा है और उससे लड़कपन बन गया है, तो संज्ञा से बना हुआ हो गया। यहाँ पर जो सुंदर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, ये विशेषण से बना संज्ञा शब्द है। ठीक है, विशेषण क्या है, सुंदर, सुंदर लगना, सुंदर दिखना, है ना, तो उससे बना ये क्या है, संज्ञा शब्द सुंदरता, ऑप्शन नंबर बी। बाकी देख रहे हैं आप, तो बाकी जो आपके हैं वो क्या है, किस संज्ञा से बने विशेषण है, लेकिन ये जो है वो विशेषण से बना संज्ञा है, क्योंकि सुंदर दिखना क्या होता है, एक विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है, बताना है कि तत्सम है या तद्भव है, सी देशज है या विदेशज है। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो ना तो तत्सम है, ना ही तद्भव है, ना ही देशज है, बल्कि ये क्या है, विदेशी शब्द है, मजिस्ट्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम में आता है कि तद्भव में आता है कि देशज में आता है कि विदेशज में आता है। तो परीक्षा शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए तत्सम में आता है। अगला क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है, अधिकतर लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम है, ऑप्शन ए है पड़ोसी, बी है गोधूम, सी है बहू, डी है शहीद। तो यहाँ हम देखें अगर, तो पड़ोसी भी क्या तत्सम नहीं है, यहाँ बहू भी तत्सम नहीं है, शहीद भी नहीं है, बल्कि गोधूम, गोधूम जो होता है गेहूं, ये तत्सम शब्द है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो यहां हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो लोटा है वो कैसा है, देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो अविकारी शब्द होता है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निस्सीम, क्योंकि आप देख रहे हैं ना तो बंधन होगा, ना शेषनाग होगा, ना भगवान होगा, है ना, निस्सीम ही लग रहा है, तो निस्सीम होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। कई बार होता है ना कि आपको बहुत दर्प है ना, तो तिरस्कार है, होता है कि अहंकार है, कि गर्व है, कि स्वाभिमान है। तो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द है, दर्प का जो सेंस होता है वो अहंकार से रिलेटेड होता है। किससे, अहंकार, है ना, अहंकार मतलब घमंड। देखिए गर्व और स्वाभिमान जो है अहंकार से थोड़ा सा अलग होता है, तिरस्कार तो हो ही नहीं सकता है। कन्फ्यूजन जब भी होगा तो गर्व, अहंकार, स्वाभिमान यहाँ पर होगा दर्प का मतलब, लेकिन ये दर्प जो है ये अहंकार वाली भाषा में यूज किया जाता है। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए मुखर है, बी है मौखिक, सी है मयंक, डी है विकार। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मौन मतलब ना बोलने वाला, बिल्कुल, तो साफ साफ दिख रहा है मौखिक नहीं होगा, मयंक नहीं होगा, विकार नहीं होगा, क्या होगा, मुखर, जो बोलने वाला हो। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है विहार, बी है इला, सी है निकेतन और डी है नग। तो घर का पर्यायवाची शब्द होगा निकेतन। ओके, इला जो है वो तो देवी का भी होता है, नग नहीं होगा, विहार भी नहीं होगा, तो सी जो है वो निकेतन होगा, निकेतन मतलब घर। तरणी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सूर्य, नाम, युवती, नदी। देखिए तरणी में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है तरणी अर्थात बड़ी की मात्रा लगी होती है अड़ा में, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है, ठीक है। तो अगर बड़ी की मात्रा लगी होती तरणी तो क्या होता, आपको कमेंट्स में कमेंट करके बताना है, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है तरणी, तरणी, तो इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा इसका, सूर्य। तरण, तनुजा, तटतमाल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर होगा सूर्य। अगला देखते हैं, गमन का विलोम शब्द है। यहाँ गमन का विलोम पूछा जा रहा है, तो विलोम तो आपका जाना होगा नहीं, क्योंकि गमन का तो वैसे भी अर्थ होता है जाना, उतरना हो नहीं सकता है, तो सीधा क्या होगा, आगमन। ओके, अगला देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आप देखेंगे भी यहाँ पर, आप जब हल करेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिस पे आपको डाउट होगा। जैसे कि आप इसी को बताइए, इसमें क्या होगा, सम्मुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख होगा, विमुख होगा, प्रमुख होगा, अधिमुख होगा, क्या इस पे होगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है, विमुख। अगला है मंद का विलोम शब्द। तो मंद का विलोम शब्द ना तो शीघ्र होगा ना त्वरित होगा, क्या होगा, द्रुत। मतलब जिस तरीके का शब्द होगा उसका जस्ट उल्टा जो विलोम होगा वो उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन लगता है कि चारों सही है, लेकिन एग्जैक्ट वाला जो होगा वही हमें चूज करना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मंद का द्रुत। उपमान का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए है अनन्वय, बी है व्यतिरेक, सी है तुल और डी है उपमेय। तो उपमान का विलोम शब्द है उपमेय। ओके, अगला देखते हैं हे का विलोम शब्द है हे की कभी कभी लोग कहते हैं ना हे नज़र से देखना, है ना। हे मतलब जो ग्रहण योग्य ना हो, है ना, जिसको स्वीकार न किया जाए। हे दुत्कार, जो जिसको दुत्कार दिया गया हो, जिसको दुत्कारने लायक हो जो चीज़, है ना, उसे हे बोलते हैं। तो कई बार होता है कि हे नज़र से मत देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हास्य, बी हार, सी ग्राम्य, डी ग्राह्य। तो हास्य हार ग्राम्य से कोई लेना देना इसका है नहीं। हे का मतलब जिसको दूर करना, जिसको एक्सेप्ट ना करना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ग्राह्य, जिसको ग्रहण किया जाए, जो ग्रहण करने योग्य हो। अगला है आकर्षण का विलोम शब्द होगा। अब इसमें कई सारे लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें बहुत सारे लोग लगाएंगे अनाकर्षण, है ना। आकर्षण का विलोम शब्द पराकर्षण भी लगा देंगे लोग, अनाकर्षण भी लगा देंगे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन बी है, विकर्षण। अगला है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो क्या होगा, विश्वासघाती। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो विश्वासघाती नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, देशद्रोही होगा, क्योंकि देश के साथ विश्वासघात किया जा रहा है ना। तो कई बार बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विश्वासघाती लगा के आएंगे और गलत हो जाएगा। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, मतलब छानबीन करना। और कई बार ये होता है कि जब पुलिस आती है घरों में किसी के यहाँ, तो एक काम होता है उस समय जिसे विवेचन कहते हैं, विवेचना करना। तो छानबीन करने का मतलब क्या हो जाएगा, विवेचन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। ऑप्शन ए कुल्टा, बी परकीया, सी परित्यक्ता और डी है बांझ। तो कई बार ये लोग कहते हैं ना जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग दिया तो नारी कैसी होगी, कुल्टा होगी, है ना। परकीया का मतलब जो क्या होता है, परकीया का मतलब है जो कि दूसरे के साथ रहने लगी, दूसरे की हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो क्या होगी, वो परित्यक्ता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हर काम को देर से करने वाला, क्या होगा, दीर्घदर्शी होगा या अदूरदर्शी होगा या विलंबी होगा या दीर्घसूत्री होगा, है ना। तो हर काम को देर से करने वाला मतलब दीर्घसूत्री। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, दीर्घसूत्री। ओके, अगला देखते हैं जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। अब इसमें आप बताइए कौन सा होगा, इसमें आप बताइए क्या होगा, परावलंबी होगा, पराश्रित होगा, परोपजीवी होगा या पराधीन होगा। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, है ना, तो यहाँ पर परावलंबी का अर्थ ये है कि जो दूसरे पर निर्भर रहे, है ना, परावलंबी। पराश्रित का मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहे, है ना। पराधीन का मतलब जो दूसरे के अधीन रहे। लेकिन यहाँ जीवित रहने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। अगला क्वेश्चन है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। प्रोन्नति तो ये तो हो ही नहीं सकता है, पदोन्नति ये भी नहीं होगा, पदावधि तो कार्यकाल को कहते हैं, तो सीधा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदावनति, अर्थात पद से नीचे उतारना, मतलब बड़े पद से नीचे वाले पद में ले आना, पदावनति कहलाता है। अगला है जिसे डिमोशन कहते हैं। अगला है निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ऑप्शन बी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। इसके बाद सी है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं तेरे को, तो मैं तुझे होना चाहिए, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। तो यहाँ पर गलत सर्वनाम का यूज हुआ है। मैं तुम्हें हो सकता है, तुझे हो सकता है, लेकिन तेरे नहीं हो सकता है, ये गलत भाषा है, इसलिए यहाँ पर तेरे नहीं होना चाहिए। तो ये सर्वनाम की अशुद्धि माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, अर्थात गलत है, अशुद्ध है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही वर्तनी है? ऑप्शन ए है आहुति, बी है आहुति, सी है आहुति और डी है आहुति, है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चनों में कई बार, तो आप यहाँ पर बताइए कौन सा एग्जैक्ट एकदम आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे शुद्ध शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर सी आहुति, है ना, आहुति होगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म जोड़ा बताना है, कौन सा है? सही युग्म, सही जोड़ा यहाँ पर हमें बताना है। ओके, तो महू, महुआ, अछवाट, अखाड़ा, अदरक, अदरक, इच, ईख। तो यहाँ सही होगा अछवाट का अखाड़ा होता है, महूक का महुआ नहीं होता है, ठीक है। अदरक का अदरक नहीं होता है, ये अदरक यहाँ पर गलत है। ईच का बड़ी की मात्रा लगेगी, ईच होगा ईख का, तो यहाँ पर ये सभी अशुद्ध हैं, बल्कि बी नंबर जो है अछवाट का अखाड़ा ये तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अगला है, दुकूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश, कपड़ा, पक्षी, मौसम। तो दुकूल जो पर्यायवाची होता है वो कपड़े का होता है, किसका? कपड़े का होता है। पट, वसन, दुकूल, है ना, ये सारे कपड़े के होते हैं पर्यायवाची। अगला है, बहुरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पत्नी, बी लौटने वाले, डी धीरे चलने वाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कई बार बहुरिया जो अगर हम बात करें तो कई जगह पर यूपी में ही बहुरिया शब्द जो यूज़ किया जाता है वो वर वधू के लिए यूज़ किया जाता है ना। वर वधू के लिए उसको जो नई शादी होकर के आती है जिसके घर में, तो उनकी सास अपनी वधू को, बहू को बहुरिया, है ना, बहू को बहुरिया कह के बुलाया जाता है। उससे इसको रिलेटेड मत करिएगा। बहुरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? लौटने वाले। ऑप्शन नंबर बी लौटने वाले। कई लोग हो सकता है पत्नी यहाँ पर लगा दें। अगला क्वेश्चन है, अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अछवट है या अछवाट है या छोट है या अक्षयवट है। चारों के चारों ऑप्शन कई बार ऐसे दे दिए जाते हैं, बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? अक्षोट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ। तो यहाँ पर तत्सम शब्द होगा सरीसृप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो यहाँ पर उलूक जो है वो भी तत्सम है, कूप वो भी तत्सम है, ओझा भी कई लोगों को लगेगा कि ये तत्सम है बट ये तद्भव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चूंकि ये उपाध्याय जो है, उपाध्याय तत्सम होता है और उपाध्याय को ही लोग ओझा कहते हैं, तो ओझा क्या है? तद्भव शब्द है। अगला नंबर है, मोती का तत्सम है? मोती, मौती, मौक्तिक, मुक्तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोती का तत्सम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है मौक्तिक। मौक्तिक मीन्स क्या होता है? मोती। अगला है, बारात का तत्सम है? वर्रात, बारात, ब्रात या वर यात्रा। तो बारात का तत्सम क्या है? वर यात्रा, है। कई जगह तो बारात कहा जाता है लोग, है ना, कुछ लोग बारात कहते हैं, कहीं पर बारात बोल देते हैं, कहीं पर ब्रात बोल देते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इनका तत्सम क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वर यात्रा। अगला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है हंसुता, बी है अर्कजा, सी है कृष्णा, कृष्णा कुलकंसा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यमुना का पर्यायवाची अगर देखें हम तो यहाँ पर हंसुता भी होगा, यहाँ अर्कजा भी होगा, कृष्णा भी होता है ना, कालिंदी भी होता है, सूरसुता भी होता है ना, ये सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। बट यहाँ पर कूलंकसा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो एलिमिनेट करते हुए आप, अगर आपको एग्जैक्ट उस आंसर का पता नहीं है, अर्थ नहीं मालूम है, तो आप जो मालूम है उसके हिसाब से एलिमिनेट करते हुए सही आंसर को बता सकते हैं। तो एलिमिनेशन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी हल किए जा सकते हैं। अगला है, 100 गुना, 2 गुना किस प्रकार के विशेषण है? विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्ण बोधक, है ना। तो ये सारे जो हैं विशेषण के प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि 100 गुना, 2 गुना किस प्रकार के विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, प्रतीकवाचक विशेषण है। तो 100 गुना और 2 गुना, चूंकि आवृत्ति होती है यहाँ पर, इसलिए ये आवृत्तिवाचक होगा। क्या होगा? आवृत्तिवाचक विशेषण। और यहाँ पर अगर बात करें आरओ वैकेंसी की, तो 2-3 क्वेश्चन जो है एकदम 100% एग्जाम में लगे ही होते हैं,
हिंदी के पेपर में पक्का है कि आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये आवृत्तिवाचक होगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगला है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा किस प्रकार के विशेषण है, क्रमवाचक हैं, आवृत्तिवाचक हैं, समुदायवाचक हैं, पूर्ण संख्या बोधक विशेषण है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या बोधक समुदायवाचक जैसी चीज़ कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। आवृत्ति जो अभी आवृत्तिवाचक वाला आपने देख ही लिया, वहाँ पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना इस तरीके से बोला जाता है, वो आवृत्तिवाचक होते हैं। और पहला दूसरा तीसरा क्या है, बचा कौन सा, ए नंबर क्रमवाचक विशेषण, तो ये क्रमवाचक विशेषण है सभी। अगला है, मेरी गाय सीधी है, वाक्य में सीधी कौन सा विशेषण है। ठीक है, सीधी कौन सा विशेषण, ऑप्शन है विशेष विशेषण, बी है विधेय विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण, डी है समुदायवाचक विशेषण। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं अब, चूंकि विशेषण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कत करता है एग्जाम में, और विशेषण के साथ जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो विशेषण के ही गलत होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको, विशेषण विशेष विशेषण एक प्रकार होता है और विधेय विशेषण भी एक प्रकार का होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर डेफिनेशन, उससे आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विधेय विशेषण। और ये विधेय विशेषण कैसे है, जब विशेषण वाला शब्द, जैसे यहाँ विशेषण की अगर बात करेंगे तो सीधी क्या है, ये विशेषण है, तो विशेषण वाला शब्द क्रिया और संज्ञा के जब बीच में आए, क्रिया और संज्ञा के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में जो विशेषण होता है वो विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, और जब विशेषण संज्ञा के पहले आए, जब विशेषण संज्ञा के पहले आए, ठीक है, तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं, अर्थात ये वाला। लेकिन इसमें कौन सा आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा विधेय विशेषण। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे रामा है, तो दूसरी तरह का आ गया, रामा छोटी है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्थाएं हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं भी 3 होती हैं, एक होता है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ आपको, पहले मैं डिफिनीशन बता दूँ। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। रामा छोटी वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगी मूलावस्था, अर्थात यहाँ पर किसी भी तरह का कोई किसी से तुलना नहीं की जा रही है, किसी को कुछ कम ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूल अपने भाव में है, मूल शब्द हैं ये। रामा छोटी है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, छोटी है तो छोटी है, इसलिए जो इसकी विशेषण की जो अवस्था है वो कैसी है, मूल अवस्था है। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा। जैसे दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो जहाँ पर सबसे अधिक कह दिया जाए, किसी को सबसे उत्तम कह दिया जाए, मतलब वो सबसे ऊपर हो, सबसे अच्छा हो, ऐसी अवस्था को हम उत्तमावस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है उत्तमावस्था, क्योंकि दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, उसके जैसा बलवान कोई नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, वो हो गया उत्तमावस्था। ये जो सेंटेंस है, ये जो विशेषण है, ये उत्तमावस्था में हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ये विशेष विशेषण वाला उदाहरण मैं उस समय कह रहा था, अब आया है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में लाल कौन सा शब्द है। तो मैंने बताया था कि लाल क्या है, कि विशेषण है, कलर है, तो ये विशेषता बताता है, किसकी बता रहा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं, जो घोड़े जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हों, जो संज्ञा की विशेषता बताते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर घोड़े की विशेषता लाल शब्द बता रहा है और ये घोड़े के पहले आया है, तो मैंने कहा था जब संज्ञा के पहले कोई विशेषण आए तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं, और जब क्रिया और संज्ञा के बीच में कोई विशेषण आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थिति यह है कि संज्ञा के पहले ही आया हुआ है विशेषण, इसलिए यहाँ पर विशेष विशेषण होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविता रामा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी, वो तीनों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए मूलावस्था होगा कि उत्तमावस्था होगा कि उत्तरावस्था होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तरावस्था। इसका अर्थ क्या है, उत्तरावस्था का मतलब होता है जब किसी 2 लोग की तुलना की जाए, उसमें से एक को अधिक अच्छा बताया जाए, एक को अधिक महत्व दिया जाए, तो ऐसी अवस्था को उत्तरावस्था कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये दोस्तों हो गया यहाँ से लास्ट। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।